हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है 12th इंग्लिश में, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो था आपका द लास्ट लेसन, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज बारी है 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम जो शॉर्ट से लेकर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 90 to 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 90, 92 ऐसे लेकर आए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा खास नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू रीड हिंदी एंड इंग्लिश टू मच। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि साइड में उसको रखकर बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करें और उसको आप सोचे कि जैसे ही 10-15 दिन बचेगा हम तैयारी कर लेंगे। ये गलत सोच है। ठीक है, आपको साथ में लेकर सभी सब्जेक्ट को चलना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के जो नंबरिंग होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए, क्लास 12 इंग्लिश लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। ठीक है, जो साहब है वो कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है, तो वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। देखिए, बच्चा है तो अभी देखिए आगे, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां है और कहां से आया है। तो आपका क्वेश्चन है कि साहब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वह कहां है और कहां से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 30 वर्ड में देना होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, साहब इज ये रैग पिकर, साहब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। रैग पिकर का मतलब क्या होता है, जो लोग कूड़ा करकट बीनते हैं। ठीक है, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कूड़ा करकट बीनते हैं और उसको जो है बेचते हैं ताकि उनके बदले उससे कुछ पैसे मिल सके। ठीक है, क्योंकि जीवन यापन करने का यही एकमात्र साधन है साहब के पास। सबका अपना अपना एक वर्क होता है। ठीक है, आगे देखिए, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह जो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोने का मतलब क्या होगा, देखिए हमारे लिए तो सोना सोना है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए अगर 2, 4, 10 बच्चे हैं तो उनके लिए अगर 2, 4, 10 रुपए उसमें मिल जाए या कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाए, वही उनके लिए सोना है। ठीक है, समझ में आया। तो साहब इज ये रैग पिकर, साहब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। यहां सोने का मतलब है कोई वस्तु ढूंढ रहा है, मूल्यवान वस्तु, जिसको बेचकर उसके बदले उसे पैसे मिल सके। ठीक है, सोने की तुलना की गई है, क्योंकि कूड़े करकट में कोई सोना नहीं फेंकेगा। ठीक है, गलती से चला जाए तो नहीं तो कोई नहीं फेंकेगा उसमें जो वेस्ट चीजें होती है वही लोग उसमें फेंकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, अभी वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में वह दिल्ली में है और वो बांग्लादेश से आया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, जो साहब है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां है और कहां से आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए
साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, यानी कि कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली एंड ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए अभी वह प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में है, वर्तमान में वह दिल्ली में है और वो बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश एक कंट्री है, हमारा जो पड़ोसी कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, वैसे हमारा पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश भी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट वाला समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ समझे रहेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करने में थोड़ा और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि सोना ही उनके कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है, यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनके लिए कूड़ा करकट ही सोना है, ऐसा लेखिका क्यों कहती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका आंसर देखिए, गार्बेज इज द ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि जो कूड़ा करकट है वही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। किसके? जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। ठीक है, तो कूड़ा करकट ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। जैसे सबका अलग अलग वर्क होता है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी करके वो पैसे कमा रहा है। ठीक है, कोई इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग कैसे करके पैसे कमा रहा है। तो सबका अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग उनका जो है पैशन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर है कि गार्बेज इज द ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, जो कूड़ा है वही उनके लिए जीवन यापन का साधन है। ठीक है, दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी। देखिए वो कूड़े करकट में कुछ वैल्यूएबल, समथिंग वैल्यूएबल का मतलब होता है कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं। ठीक है, एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और उसको थोड़े से पैसों के लिए बेचते हैं। तो जो कूड़ा करकट बीनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा करकट में कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिसके बदले उनको पैसे मिल सके, क्योंकि बिना पैसे के काम होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो आपको वो क्या करते हैं, वो कूड़े करकट में कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिनके बदले में उससे पैसे मिल सके। जैसे मान लीजिए कहीं कागज पड़ा है, कहीं प्लास्टिक की बोतल पड़ी, उसको वो ले लेंगे, जाकर कबाड़ी वाले को बेच देंगे, तो उसके बदले में उसको पैसे मिल गए। ठीक है, तो वही काम वो करते हैं कूड़ा करकट बीनने वाले। आगे देखिए, दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं जहां पर उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। देखिए उनका कोई परमानेंट घर नहीं है, वे तंबू लिए रहते हैं और उसी स्थान पर अपने तंबू को गाड़ कर रहने लगते हैं जहां पर उन्हें कूड़ा करकट दिखाई देता है। ठीक है, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं है। समझ में आया? तो वो जहां कहीं भी कूड़ा करकट देखते हैं वहीं पर अपने तंबू गाड़ देते हैं, अपने बीबी बच्चों के साथ वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी है उनके पास। आगे देखिए, so the author rightly says that garbage is no less than gold to the rag picker, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए जो कूड़ा है वो किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं और पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो उनका जीवन यापन उसी से होगा। तो इसीलिए द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, यानी कि इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए किसी सोने से कम नहीं होता। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्योंकि अपना सबका अलग अलग काम होता है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे। देखिए गार्बेज इज नो ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, गार्बेज जो कूड़ा करकट है वही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उसको थोड़े से पैसों के लिए बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने टेंट वही गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा किसी सोने से कम नहीं होता। बस हो गया, सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, साहब है जो एक बच्चा है, वो क्या किया, जब वो कूड़ा करकट बीन कर थक गया तो
उसने क्या किया, एक चाय की दुकान पर वो काम करने लगा। देखिए जब कोई काम नहीं होता तो आदमी को मजबूरीवश कुछ ना कुछ करना होता है, क्योंकि पेट अगर है, ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जब वो कूड़ा करकट बीन कर थक गया, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था, तो उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। अब चाय की दुकान पर तो वो काम कर रहा है, क्या वह चाय की दुकान पर काम करके खुश है या नहीं? ठीक है, उसका टारगेट क्या है, उसका एम क्या है, वो बनना क्या चाहता है आगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं। ठीक है, देखिए, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, यानी कि जो साहब है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता। साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, साहब जो है खुश नहीं दिखता वर्किंग एट टी स्टॉल, यानी कि चाय की दुकान पर काम करके। तो जो साहब है वो चाय की दुकान पर काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब वो खुद को क्या महसूस कर रहा है, देखिए, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, वह अब खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है कि इस दुनिया के माया चक्र में मैं भी फंसा हुआ हूं। ठीक है, तो वो खुद को अब बाध्य और बोझिल महसूस कर रहा है कि मैं इस दुनिया पर एक बोझ हूं। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? आगे देखिए, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब खुद का मालिक नहीं है, वो दूसरों के अंडर में काम कर रहा है। देखिए, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाऊं, उसका मतलब है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है मैं एक छोटा सा मालिक बन जाऊं, किसी के अंडर में तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी अगर आपको कुछ बनना है तो एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा खुद का मालिक बनो। ठीक है, छोटा सा मालिक हो लेकिन खुद का मालिक रहे। ठीक है, समझ में आया? आपके अंडर में लोग काम करें, इस प्रकार से आपको काम करना है। तो क्वेश्चन था, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब खुद का मालिक नहीं है, वो दूसरों के अंडर में अब काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? बस सिंपल सा है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं कि आप नहीं पढ़ सकते, ऐसे सेम टू सेम आप भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत इसके लिए करना होगा। ठीक है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होने वाला। आप केवल मोबाइल लेकर उसको स्क्रॉल करते शॉर्ट रील्स देखकर काम नहीं चलने वाला। अब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जैसे अपना अपना एक शहर होता है, तो ये जो फिरोजाबाद शहर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप बुक में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वही आंसर मैं भी आगे बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल है, जो फिरोजाबाद सिटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद जो है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पर चूड़ी बनाने का काम होता है। ठीक है, जो लेडीज पहनती है चूड़ियां, सभी को पता होगा, तो वही यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं चूड़ी बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, इन मेकिंग बैंगल, यहाँ का हर एक परिवार, ठीक है, लगभग हर परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। देखिए, अगर चूड़ियां नहीं बनेंगी तो लेडीज पहनेंगी क्या फिर? ठीक है, तो उसको भी बनवाना जरूरी है। तो जो फिरोजाबाद है ये चूड़ी बनाने के उद्योग के लिए फेमस है, और यहाँ पर हर एक परिवार लगभग चूड़ी बनाने के काम में बिजी है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, या अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। तो मेन जो इसमें सबसे की पॉइंट है वो है चूड़ी। समझ में आया? चूड़ियां। तो देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो है ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पर चूड़ी बनाने का उद्योग है, कारखाना है। ठीक है, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यहाँ का हर एक परिवार लगभग चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें उसी में बेनिफिट दिख रहा है। आगे देखिए, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, या अपने चूड़ियों के लिए फेमस है, क्योंकि तरह तरह की चूड़ियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसको भी लेना होगा फिरोजाबाद जाइएगा डायरेक्टली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी बनाने के जो उद्योग हैं उसमें काम करने के खतरे बताइए। यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं उनको किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या क्या हानियां हैं, ठीक है, किस प्रकार से ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज हार्मफुल फॉर द मेंस, ठीक है। यानी कि सबके लिए जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहां पर वो चूड़ी बनाते हैं वहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, वहां के लोग जो हैं अंधेरे कमरे में बिना हवा और बिना लाइट के काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हवा ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। देखिए उतना तो हवा रहता ही है, अब आंधी नहीं चलती, ठीक है। तो वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री चूड़ी बनाने के उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो अंधेरे कमरे में बिना हवा और बिना वायु के काम करते हैं, ठीक है, बिना प्रकाश के, क्योंकि इसमें कुछ खतरे हैं। आगे देखिए, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, दे लूज वे खो रहे हैं या खो देते हैं द ब्राइटनेस रोशनी ऑफ दियर आईज, अपनी आंखों की, तो वो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो चूड़ी को पॉलिश करते हैं, जो ऊपर चमकीला सा दिखता है ना चूड़ियों में, उसमें क्या होता है पॉलिश किया जाता है, तो वो पॉलिश जब वो करते हैं तो उसका जो कण है वो उनकी आंखों में पड़ता है, जिससे वे अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। ये सब खतरे हैं चूड़ी बनाने वाले उद्योग में, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये इन सब कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिश का ऑफ बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का, आल्सो ब्लाइंड्स देम, उनको अंधा भी कर सकता है। तो जब वो चूड़ियों को पॉलिश करते हैं तो उनमें से पाउडर निकलते हैं बहुत महीन, ठीक है, तो उनकी आंखों में अगर वो पड़ेगा तो वो उनको अंधा भी कर सकता है। यानी कि चूड़ियों से निकलने वाले, चूड़ियों की पॉलिश में निकलने वाले जो पाउडर होते हैं वो उनकी आंखों को, वो उनको अंधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन था कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने वाले खतरे बताइए, यानी कि जो लोग चूड़ी बनाने के काम में बिजी हैं उनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अंधेरे कमरे में बिना लाइट और बिना हवा के वो काम करते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि चूड़ियों को पॉलिश करने पर जो पाउडर निकलता है वो उनको अंधा भी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ खतरे हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अब आप कितना पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है वो आप पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है शॉर्ट में, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की। देखिए साहब कितना ज्यादा बेबस है, कितना ज्यादा मजबूर है। पहले तो वो कूड़ा बीन रहा था, ठीक है, उसके बाद में वो उसने क्या किया, चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। अब वहां भी उसे अच्छा नहीं लगा, वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस कर रहा था। अब उसने क्या किया है, मिल्क बूथ पर वो काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर उसको थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अब उसको काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, इसका कोई रीजन है पार्टिकुलर। देखिए साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स। देखिए साहब ज्वाइन द जॉब, साहब ने जॉब को ज्वाइन किया, यानी कि साहब ने नौकरी की एट द मिल्क बूथ पर, बिकॉज क्योंकि ही गॉट देयर मनी, उसे वहां पैसे मिलते थे, एंड ऑल हिज मील्स, और उसको सारा भोजन मिलता था, यानी कि दिन का जितना भी खाना है 2 टाइम 3 टाइम वो उसको मिलता था, ठीक है। इसीलिए उसने नौकरी वहां पर ज्वाइन की। तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि उसे वहां पर रुपए और सारा खाना मिलता था, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम जो खाना था उसको वो वहां पर मिल जाता था, ठीक है, यानी कि उसको खाना भी मिलता था, भरपेट भोजन, और भोजन के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए
और इसके अलावा भी ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसके नौकरी के लिए 800 रुपए भी मिलते थे। ठीक है, उसको उसकी नौकरी के लिए 800 रुपए भी वहां पर दिए जाते थे। तो उसने नौकरी इसीलिए मिल्क बूथ पर ज्वाइन किया। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट दिस साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों किया? तो साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि ही गॉट देयर मनी, उसे वहां पैसे मिलते थे, एंड ऑल हिज मील्स, और दिन का खाना मिलता था। ठीक है, ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसके नौकरी के लिए 800 रुपए भी मिलते थे। तो खाना भी मिलता था, 800 रुपए भी मिलते थे, इसीलिए उसने जो है मिल्क बूथ पर नौकरी ज्वाइन किया। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो यहीं पर फिनिश होते हैं। 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर से वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं उसको भी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको है ये लगभग 70 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। शॉर्ट तो 30 वर्ड में था, लेकिन लॉन्ग थोड़ा लॉन्ग लिखना होगा, नाम से ही स्पष्ट है लॉन्ग, तो थोड़ा लॉन्ग तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी फुल मार्क्स आपको मिलेगा 7 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा वर्णन करो। ठीक है, उनका जो जीवन है उसके बारे में थोड़ा बताओ, विस्तार से बताओ। तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी क्या है? सीमापुरी जो है दिल्ली के किनारे स्थित एक जगह है। ठीक है, सीमापुरी, तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा वर्णन करो। तो देखिए यहां पर सीमापुरी इज ए सेटलमेंट्स ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी जो है ये लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोगों की एक बस्ती है। यानी कि सीमापुरी जो है इसमें कूड़ा बीनने वाले लोग ही ज्यादा रहते हैं, और लगभग 10,000 लोगों की एक बस्ती है, उसमें क्या है, कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, या दिल्ली के किनारे एक जगह है। जो सीमापुरी है ये दिल्ली के किनारे, दिल्ली की परिधि पर स्थित एक जगह है। ठीक है, देखिए दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ठीक है, तो वहां जितने भी लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, यानी कि अवैध निवासी हैं। ठीक है, वो इंडियन नहीं है, ज्यादातर इंडियन नहीं है। ठीक है, तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, तो वहां जितने भी लोग रहते हैं वे अवैध निवासी हैं, यानी कि दूसरे देश से आए हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, तो जो सीमापुरी है उसमें जितने भी लोग रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए हुए अवैध निवासी हैं। ठीक है, वो हमारे देश के नहीं है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट, रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि रैग पिकर जो हैं वे मिट्टी के घर में रहते हैं। एक छोटा सा मिट्टी का घर है, ठीक है, उसमें वो लोग रहते हैं। तो रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि रैग पिकर जो है वो मिट्टी के बने एक घर में रहते हैं। मतलब वो घर नहीं है, एक घर की तरह बना हुआ है ताकि उसमें वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, कोई घर नहीं है वो। आगे देखिए, ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए इसी में, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपॉलिन। ठीक है, तो दे हैव रूफ्स, उनकी जो छतें हैं, ऑफ टिन यानी कि टिन की, एंड तारपॉलिन जो त्रिपाल आते हैं। ठीक है, त्रिपाल का मतलब क्या, जो पल्लियां आती हैं। ठीक है, तो उसकी बनी हुई है। तो देखिए दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपॉलिन, उनके जो छतें हैं वो टिन एंड त्रिपाल के बने हुए हैं, यानी कि या तो टीना रखे हुए हैं वो या फिर त्रिपाल है उनके पास। ठीक है, उसी से वे वहां पर अपना घर बनाए हुए हैं। एक प्रकार से उनकी छतें जो हैं ईंट सीमेंट की नहीं बनी है। ठीक है, वो उनकी छतें जो है वो टिन और त्रिपाल की बनी हुई हैं। आगे देखिए क्या है, देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहां पर कोई भी सीवेज ड्रेनेज और बहता हुआ पानी नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी ज्यादा सुविधा नहीं है, ना तो सीवेज की सुविधा है, ना तो पानी जाने की सुविधा है, नालियां वालियां कुछ नहीं बनी है। ठीक है, पानी जाने के लिए जो नाली होती है वो भी वहां पर नहीं बनी हुई है, तो उनके पास सुविधाएं नहीं है। उसने वो जो है सिर्फ अपना तंबू लाए हैं,
जहां पर वो देखते हैं कूड़ा करकट वहीं पर उसको गाड़ देते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, ठीक है। फुल व्यवस्था थोड़ी ना मिलेगा, वो कोई नागरिक नहीं है हमारे यहाँ के। आगे देखिए क्या है, दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, वे यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के और बिना किसी परमिट के रहते हैं। जो लोग आए हैं बांग्लादेश से, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट के वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है उनसे पहचान से, और पहचान लेकर हम करेंगे क्या, वो पहचान से ज्यादा अपने भोजन को महत्व देते हैं कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, पहचान मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि खाना, पहचान से आपका पेट नहीं भरेगा, ना ही आप पहचान से जिंदा रहेंगे, ठीक है। आपके पास भोजन नहीं होगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, जो भोजन है वो उनको, उनकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो उनके लिए भोजन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पहचान, ठीक है। तो यहां पर वही कहा गया है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, जो भोजन है वो उनकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, वे जीवन यापन में भागीदार बनते हैं, यानी कि जो उनके पिताजी हैं वो कूड़ा बीन रहे हैं, अब उनके जो बच्चे होंगे वो भी बड़ा होकर उनका साथ देंगे, उनका पार्टनर बनेंगे अपने जीवन यापन के लिए, और वो भी कूड़ा बीनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखें या कुछ भी करें, क्योंकि उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, वो बाहर से आए हैं, ठीक है। उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, खाने का तो 2 वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसी गरीब लोग भी हैं। तो देखिए, चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं और उनका जो है पार्टनर बनते हैं, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए अपने माता पिता, अपने दोस्तों का वो पार्टनर बनते हैं, और वो भी कूड़ा बीनना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप जाएंगे, मान लीजिए सीमापुरी में गए, तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले बच्चे प्लास्टिक की थैलियां लेकर, उसमें कुछ बोतल वोतल है और उसको लेकर वो जा रहे हैं। पूरी एक सेना चलती है छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है। क्यों चलती है, क्योंकि उनको अपना जीवन यापन करना। तो देखिए लिखा है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर सोल्जर्स, यानी कि देखिए, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, यानी कि नंगे पैरों की एक सेना। सेना का मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो नंगे पैर हैं, ठीक है। अभी उनकी कुछ और विशेषता है, उसको देखिए। अपीयर्स दिखाई पड़ते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह में, विथ देयर प्लास्टिक बैग्स, अपने प्लास्टिक के बैग के साथ, ऑन देयर सोल्जर, अपने कंधे पर। तो जब आप सुबह जाएंगे सीमापुरी में तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों की, नंगे पैर रहेंगे बच्चे, उनकी एक सेना अपने कंधे पर, ठीक है, प्लास्टिक की बैग लेकर वो टहलते हुए, घूमते हुए, कूड़ा ढूंढते हुए वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। समझ में आया, यानी कि बहुत सारे नंगे पैर वाले बच्चे, जो यहाँ पर रैक पिकर्स हैं कूड़ा बीनने वाले, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे प्लास्टिक की थैलियां ले लेंगे, कम से कम 10-12 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो ले लेंगे, और ऐसे टहलते रहते हैं गली गली में कि कहीं भी कूड़ा करकट मिल जाए, ठीक है। तो वो एक सेना की तरह वो इकट्ठे ऐसे दिखाई देते हैं अगर आप सुबह जाएंगे, ठीक है, दिल्ली के सीमापुरी में। तो ये तो कंडीशन है उनकी। आगे देखिए, गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि जो कूड़ा बीनने वालों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो कूड़ा करकट है उसका अर्थ दूसरा ही है, ठीक है। वो सोचते हैं कि काश मैं कूड़ा करकट बीनने जाऊं, उसमें 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट मिल जाए, ठीक है, तो मेरा तो दिन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो देखिए, गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन, जो कूड़ा करकट है वो बच्चों के लिए एक अलग ही मायने रखता है, एक अलग ही अर्थ है उसका। देखिए क्या है, फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए किसी आश्चर्य से भरा हुआ है, ठीक है। कूड़ा करकट उनके लिए एक आश्चर्य है कि हो सकता है इसी कूड़े करकट में मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, 5 का सिक्का मिल जाए, 10 का नोट मिल जाए। वो इसी आशा में रहते हैं और इससे कुछ ज्यादा प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो कूड़ा करकट है उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिससे थोड़ा हमारा दिन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हमें 2 वक्त के खाने में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएंगी। समझ में आया। आगे देखिए, दे में फाइंड ए रुपी, वो सोचते हैं कि दे में फाइंड ए रुपी, वो 1 रुपए पा सकते हैं, इवन ये 10 रुपी नोट, और इतना भी सोचते हैं कि उनको कूड़े करकट में 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर क्वाइन या फिर चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। तो जो बच्चे हैं वो सोचते हैं दे में फाइंड ए रुपी, वे 1 रुपए का नोट भी पा सकते हैं, इवन ये 10 रुपी नोट, उन्हें 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर क्वाइन या फिर उन्हें चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं
वो सोचते हैं जब मैं कूड़ा बीनने जाऊंगा तो उसमें 1 रुपए का नोट भी मिल सकता है मुझे, ठीक है, कितना अच्छा होता, 10 रुपए का नोट मिल जाता कितना अच्छा होता, ठीक है, और या फिर किसी चांदी का सिक्का मिल जाता तब तो मेरा लाइफ ही बन जाता। मतलब उनकी सोच बहुत छोटी है, अभी वो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ज्यादा सोच रहे हैं कि काश मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कूड़े को इकट्ठा करेंगे, उसको बेचेंगे, तब जाकर हमें 4 रुपए 2 रुपए मिलेंगे, तो अगर इकट्ठे मिल जाता तो ज्यादा मजा आता, तो ठीक है। तो देखिए देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा पाने की ही चाहत रहती है कि हाँ मुझे कुछ ज्यादा मिल सकता है, अगर मैं ढूंढता रहूंगा कूड़े करकट में कुछ तो मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ मूल्यवान मिल सकता है जिसके बदले में मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, ठीक है। तो वो एक सोच लेकर चलते हैं कि हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। जैसे कोई है, ठीक है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी भी सोच है कि हाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा और प्रोग्रेस कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे वो भी सोचते हैं कि हाँ कूड़ा बीनते बीनते किसी ना किसी दिन किस्मत हो गई, किस्मत चमक गई तो 10 रुपए का नोट मिल जाएगा, 20 रुपए का नोट मिल जाएगा, तो वो एक ऐसी आशा लेकर चलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब हैं वो लोग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्या हम एक बार फिर से रिपीट करें, देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के कूड़ा बीनने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करें। तो देखिए सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी जो है वो 10,000 कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है जिसमें लगभग 10,000 लोग रहते हैं। इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, या दिल्ली के किनारे स्थित एक जगह है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वे अवैध निवासी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो मिट्टी के घर में रहते हैं, मिट्टी का घर उन्होंने बना रखा है और उसी में वो रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, उनकी जो छतें हैं वो टीन और तिरपाल की बनी हुई है। देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पर कोई भी सीवेज ड्रेनेज नहीं है और ना ही बहने के लिए कोई नाली है, ठीक है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, वे यहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनको उनके पहचान से ज्यादा जरूरी लगता है, उनको ज्यादा आवश्यक लगता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उनके बच्चे जो बड़े होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए अपने पार्टनर के रूप में, यानी कि एक भागीदार बनते हैं, अपने माता पिता अपने जो संबंधी हैं उनका, ठीक है, वो भी कूड़ा बीनने लगते हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रेन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर सोल्जर्स, यानी कि नंगे पैर वाले बच्चों की एक सेना सुबह सुबह हमें दिखाई देती है जो अपने कंधे पर प्लास्टिक के बैग्स लेकर वो दिखाई देती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन, जो कूड़ा करकट है वो बच्चों के लिए कुछ दूसरा उसका दूसरा मायने, वो दूसरा अर्थ रखता है। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, उनके लिए यह किसी आश्चर्य से भरा हुआ है जो कूड़ा करकट है, ठीक है। दे में फाइंड ए रुपी इवन 10 रुपी नोट और ये सिल्वर क्वाइन, वो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया भी मिल सकता है, 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है या फिर किसी चांदी का सिक्का भी मिल सकता है कूड़े करकट में। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा प्राप्त करने की आशा होती है, ठीक है, कि हमें कुछ ज्यादा भी मिल सकता है। तो आशा कभी मत छोड़िए, ठीक है। तो वैसे बच्चे भी हैं, वो भी सोचते हैं कि मुझे मिल सकता है, अगर मैं कहीं जाऊंगा हो सकता है कोई मूल्यवान वस्तु मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। देखिए इसमें एक और लड़का है मुकेश, ठीक है। मुकेश जो है ये बैंगल मेकिंग जो इंडस्ट्री है जहां चूड़ी बनाने वाला काम होता है उसी में से एक परिवार का लड़का है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, वह किस परिवार से बिलोंग रखता है यानी कि संबंधित है। डिस्क्राइब द मिसमाइजरेबल कंडीशंस ऑफ देम एंड रीजन, ठीक है, यानी कि उसके कंडीशंस की आप मतलब कंडीशन की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, और उसके कारणों की व्याख्या करनी है। तो देखिए यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, इसको समझिए। मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स, ठीक है, बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले एक
एक परिवार से संबंध रखता है। यानी कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाते हैं लोग, उसी में से एक फैमिली है जिसका लड़का है मुकेश, ठीक है। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, ठीक है। द बैंगल्स मेकर्स ऑफ लैंड इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे एक दुकान थी यहाँ पर, ठीक है, साइड में दूसरी दुकान खुल गई। अब भैया को लग रहा है कि ये ज्यादा फायदा पा रहे हैं तो लखपति होते जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे ने ये खोल लिया दुकान, इनको लगा, चौथे ने खोल लिया। तो जो इनकी जमीन है, ठीक है, चूड़ी बनाने वाले लोगों की जो दुकानें हैं, उनकी जो जमीनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है तो क्या होगा, लोगों को शहरों की तरफ जाना होगा। क्योंकि देखिए पहले लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, पहले आदमी ही काम करते थे, खुद अपना काम खुद ही करते थे, ठीक है। बैल ले लेते थे और हल ले लेते थे और खेत जोतने लगते थे, ठीक है। अब क्या है, ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गया। यानी कि जो लोग हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, उनके कामों को छीन लिया है आजकल के मशीनीकरण ने, मैकेनिज्म ने, ठीक है, साइंटिस्टों ने। तो देखिए क्या है, is engaged in bangle making, the bangles makers of land is increasing, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं वो बढ़ रहे हैं। जमीनों का मतलब यहाँ पर किससे है, जो उनकी दुकानें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। लैंड कांट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जो जमीन है वो सभी को जॉब का अवसर नहीं दे सकता, सभी को नौकरी का अवसर नहीं दे सकता, ठीक है। सिर्फ जमीन रहने से कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, अभी ये लॉन्ग है, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव मेड द पीपल टर्न टू सिटीज, ठीक है। यानी कि ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या, एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जॉब के अवसरों में कमी, जो नौकरियां हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, तो उसमें कमियां आ गई हैं, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, हैव मेड द पीपल टर्न टू सिटीज। इसके लिए जो लोग हैं वो टर्न टू सिटीज यानी कि शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या और जो जॉब के जो अवसर हैं उनमें कमी के कारण जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले लोग मजदूरी करके काम चला लेते थे खेतों में, ठीक है, लेकिन अब खेतों में क्या है, पहले जहां लोग हल जोतते थे, ठीक है, उससे काम चला लेते थे, अब वहां पर ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गई, उससे लोग कर रहे हैं। तो मजदूरों का जो काम है उसको छीन लिया गया है, ठीक है, साइंस के द्वारा। तो यहां पर अभी बताया जाएगा द सेकेंड रीजन ऑफ माइग्रेशन इज द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है। यानी कि पलायन का, अपने गांव से शहरों में जाने का एक दूसरा कारण भी है, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है। यानी कि खेती का मशीनीकरण, यानी कि जो खेती होने लगी वो मशीनों के द्वारा होने लगी है, ठीक है। पहले लोग काम करके खेती करते थे, तो इससे मजदूरों का, जिनके पास भूमि नहीं है, उनका काम जो है पहले वो कर देते थे तो उन्हें पैसे मिल जाते थे। अब जो है ट्रैक्टर से खेत जोत दिया जाता है, काम खत्म, ठीक है। तो अब मजदूर जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उनको गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हेंस इसलिए द लैंडलेस लेबर्स डोंट गेट वर्क एट द फार्म्स, जो भूमिहीन, जो श्रमिक हैं, भूमिहीन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अब वो खेती में काम नहीं कर सकते, ठीक है, खेती से काम करके वो पैसे नहीं कमा सकते। देखिए, द लैंडलेस लेबर्स डोंट गेट वर्क एट द फार्म्स, यानी कि उन्हें खेती में काम नहीं मिलता है। भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, अब उनको खेती में काम नहीं मिलता है, इसके लिए वो क्या करते हैं, देखिए, दे आर कंपेल्ड टू मूव टू सिटीज फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। अब वे शहरों में जा रहे हैं क्या करने के लिए, वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों में काम करने के लिए अब वो गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है खेती का मशीनीकरण हो चुका है, खेती जो है वो मशीनों के द्वारा होने लगी है, तो मजदूरों का काम ही नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, इसको छोड़कर शहरों में जाएंगे। शहर में जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, उसमें वो काम करने लगे हैं, और जहां कारखानों में भी बिना आदमियों की व्यवस्था हो गई, ठीक है, बहुत सारी मशीनें आने वाली, रोबोट आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर उनको वो क्या होंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो कहां जाएंगे। तो ऐसे ही क्या करना होगा, खुद को आप इंप्रूव कीजिए। आगे देखिए, द थर्ड रीजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन द विलेजेस, ठीक है। जो तीसरा कारण है वो हमारी संस्कृति, देखिए, ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो हमारी कला है, ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक कला है, एंड क्राफ्ट, जो शिल्पियां हैं इन द विलेज,
गांव के, ठीक है। जो तीसरा रीजन है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, ठीक है। तो जो तीसरा कारण है वो सांस्कृतिक कला और शिल्प, जो गांव के लोग हैं जो सांस्कृतिक कला और शिल्पियों में जो माहिर होते हैं, ठीक है, उनका विनाश है। यानी कि वो भी क्या करते हैं, वो भी बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आर्टिसियन डोंट हैव एनी मार्केट फॉर देयर गुड्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस। यानी कि जो गांव वाले कुछ लोग हैं जो शिल्प जानते हैं, जो कलाएं जानते हैं, ठीक है, कुछ मूर्तियां वो बना लेते हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा मार्केट नहीं है जहां पर वो अपनी मूर्तियों को या अपनी कलाकृतियों को सेल कर सकें। गांव में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो शहर जाएंगे तभी उसको सेल कर पाएंगे। तो क्या लिखा, आर्टिसियंस डोंट हैव एनी मार्केट फॉर देयर गुड्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस। यानी कि जो कलाकार हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनको बेचने के लिए गांव में कोई अच्छा मार्केट नहीं है। उनके सामान और उनकी शिल्पियों को बेचने के लिए, ठीक है, कोई गांव में अच्छा मार्केट नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा, दे नीड बिगर मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने कलाकृतियों के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में उतना बड़ा मार्केट नहीं है कि जो हमारे गांव के कलाकार हैं, ठीक है, जो शिल्पियां बनाकर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, तो उनको वो बेच सकें। तो उसके लिए उन्हें बड़ा मार्केट चाहिए जहां पर उनके जो गुड्स हैं, ठीक है, जो उनके सामान है वो बिक सके। तो इसके लिए उन्हें बड़ा मार्केट चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन था कि जो मुकेश है, क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए, Who is मुकेश, मुकेश कौन है, टू which family does he belong, वह किस परिवार से संबंध रखता है, डिस्क्राइब द miserable condition of them and the reason, ठीक है, उनके कंडीशंस की आपको व्याख्या करनी थी। तो मैंने बताया मुकेश belongs to the बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, where his family is engaged in बैंगल मेकिंग। यानी कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है और जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है, ठीक है। द बैंगल मेकर्स ऑफ लैंड्स इज इंक्रीजिंग, जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लैंड कांट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, यानी कि जो भूमि है वो सभी को जॉब का अवसर नहीं दे सकता, ठीक है, सभी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा खेत है, ठीक है, तो आप खेती करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास खेती नहीं है, वो कैसे गुजारा करेंगे, या तो वो किसी के यहाँ मजदूरी करेंगे, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं किया, देखिए आज आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कल आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना तो आप गांव में काम करेंगे, ना आपको शहरों में जाना पड़ेगा, खुद के दम पर आप बनने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो इंडिया है वो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। अब आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए, ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव मेड द पीपल टर्न टू सिटीज। यानी कि बढ़ती जनसंख्या और जॉब जो है उसके अवसरों में कमी जो हो गई है, इसके कारण लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देखिए जमीनें नहीं बढ़ेंगी, हमारा क्षेत्रफल जो इंडिया का है वो वही रहेगा, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जहां 3 भाई थे, उन्होंने क्या किया, उनको 2-2 या 3-3 बीघा मिला, ठीक है, उसके बाद में उनके बच्चे होंगे, उनको क्या मिलेगा। तो ऐसी जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन तो वही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं, उसका एरिया नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं बनाऊंगा। तो देखिए, द सेकंड रीजन ऑफ माइग्रेशन इज द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है। जो दूसरा कारण है, जो पलायन का दूसरा कारण है जिससे लोग गांव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, ठीक है, इसका दूसरा कारण क्या है, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती का मशीनीकरण। जो खेती है वो मशीनों के द्वारा अब की जाने लगी है। जहां पहले लोग मजदूरी करके खेती करते थे तो उनको उसके बदले कुछ पैसे मिलते थे, अब वो मशीनों के द्वारा कर दिया गया। तब क्या करेंगे मजदूर लोग, कहां जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, हेंस इसलिए द लैंडलेस लेबर्स डोंट गेट वर्क्स एट द फार्म्स, ठीक है। जो भूमिहीन लेबर हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, उन्हें अब खेतों में काम नहीं मिलता। दे आर कंपेल्ड टू मूव टू सिटीज फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। वे अब उद्योग में काम करने के लिए वो शहरों से गांव से शहरों की ओर वो मूव हो रहे हैं, गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गांव में काम ही नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलेगा तो बैठने से तो काम होगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, The third reason is the destruction of traditional arts and craft in the villages। जो तीसरा कारण है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, दैट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, यानी कि सांस्कृतिक कला, एंड क्राफ्ट, जो शिल्पियां हैं, ठीक है, सांस्कृतिक कला और जो शिल्पियां हैं उस गांव में उसकी जो है विनाश का कारण है, ठीक है। यानी कि क्या है, द थर्ड रीजन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन द विलेज। जो तीसरा कारण है वो गांव में, ठीक है, गांव में
सांस्कृतिक कला और शिल्पियों का विनाश है। ठीक है, आर्टिसियन डोंट हैव एनी मार्केट फॉर देयर गुड्स एंड क्राफ्ट इन द विलेजेस। जो गांव में छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं जो अपनी कलाकृतियां बनाते हैं, जो शिल्पियां बनाते हैं, वो बना लिए, उसको रख लिया, अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा, बनाकर रखने से काम चलेगा नहीं, तो उसको बेचने के लिए गांव में मार्केट्स नहीं है। ठीक है, वो इतना ज्यादा फेमस नहीं, विकसित नहीं है। आगे देखिए, दे नीड बिगर मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए बड़ा मार्केट चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, यहीं पर हमारा ये वीडियो जो है फिनिश होता है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, 2, 1 एंड द लास्ट वन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, इनको मैंने बताया, यानी कि टोटल आपको कितने क्वेश्चन बताए गए, 8 क्वेश्चंस बताए गए। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसको मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।